आज के इस लेक्चर में आपके लिए एग्जाम का एक क्वेश्चन छुपा हुआ है और उस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा और अगर आपको वो क्वेश्चन मिल जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताइएगा मुझे कि आपको वो क्वेश्चन मिल गया है और क्वेश्चन है क्या। हम आज डिस्कस करेंगे फोरेंसिक डिसिप्लिन, कौन कौन से डिसिप्लिन हैं फोरेंसिक के, फोरेंसिक माहिरीन नफ्सियात क्या काम कर सकते हैं या करते हैं और इनके लिए प्रैक्टिस और रिसर्च वर्क क्यों ज़रूरी है। Hi dear guys, welcome back to my channel Eastern Psychologist and Assalamu alaikum to everyone who is watching the video right now. फोरेंसिक साइकोलॉजी के अलावा फोरेंसिक के और भी बहुत से डिसिप्लिन हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह साइकोलॉजी के कुछ प्रोटेक्टेड टाइटल्स हैं और एक चार्टर्ड इंडिविजुअल ही उन प्रोटेक्टेड टाइटल्स को यूज़ कर सकता है और उस स्पेशलाइज्ड एरिया में प्रैक्टिस कर सकता है, बिल्कुल इसी तरह फोरेंसिक के डिसिप्लिन होते हैं। अब चार्टर्ड इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? समवन हु हैज़ गेन्ड अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ स्किल और कॉम्पिटेंस इन अ पार्टिकुलर फील्ड ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं तो उसी में हम स्पेशलाइजेशन करेंगे, कॉम्पिटेंट बनेंगे, उसमें हम डिप्लोमा करेंगे या एमएस करेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे, लाइसेंस लेंगे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, देन वी आर अ चार्टर्ड इंडिविजुअल। इसी तरह हम बाकी प्रोटेक्टेड टाइटल्स कौन से हैं साइकोलॉजी में? काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट, हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजिस्ट एंड डेफिनेटली फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। अब होता क्या है आजकल लोग मीडिया पर जो भी फोरेंसिक साइकोलॉजी या फोरेंसिक साइकेट्री के अलावा फोरेंसिक के दूसरे डिसिप्लिन देखते हैं, उस तस्वीर कशी के जरिए ही लोगों पर बमबारी कर देते हैं। ठीक है, उससे इस रिस्पेक्टिव स्पेशलिटी जो है फोरेंसिक की उसको प्रमोशन तो मिलती है, लेकिन इससे बहुत सारी कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है कि क्या फोरेंसिक की इस तरह की भी कोई स्पेशलाइजेशन है जो हम कर सकते हैं और उसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं या उसमें रिसर्च कर सकते हैं। बिल्कुल प्रोटेक्टेड टाइटल्स जैसे साइकोलॉजी के हैं, इसी तरह फोरेंसिक के भी कुछ प्रोटेक्टेड टाइटल्स हैं जिनको हम ब्रीफली अभी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट डिसिप्लिन इज फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी से एग्जामिन करते हैं इंडिविजुअल के रिमेन्स को थ्रू स्केलेटन और बोन्स, जो भी हमें ढांचा या हड्डियां मिलती हैं उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पर्सन की डेथ कब हुई थी, किस टाइम हुई थी। फोरेंसिक बायोलॉजी, बायोलॉजी के नाम से जाहिर है कि हम इसमें ह्यूमन की बॉटनी, एनाटॉमी, उसकी एंटोमोलॉजी, इन सबको यहाँ पे एग्जामिन करेंगे। तो यहाँ पर एक फोरेंसिक एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है कि जो भी ह्यूमन रिमेन्स हैं या डिकम्पोज बॉडी है उस पर इंसेक्ट्स की या एंट्रोपोड्स की प्रेजेंस और डेवलपमेंट के थ्रू उसकी डेथ का टाइम और प्लेस ऑफ डेथ को आइडेंटिफाई करना। थर्ड इज फोरेंसिक ऑडेंटोलॉजी। फोरेंसिक ऑडेंटोलॉजिस्ट ह्यूमन बॉडीज को के जो रिमेन्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जस्ट फेस की रिकग्निशन से, फिंगर प्रिंट से या दूसरी जो भी मीन्स हैं डेटा कलेक्शन के, उसके थ्रू हम नहीं बता सकते कि इस पर्सन की डेथ किस तरह से हुई। तो फोरेंसिक ऑडेंटोलॉजिस्ट उसके बॉडी पर जो बाइट के निशान मिलते हैं उससे डिटरमाइन करते हैं कि इसकी डेथ किस तरह से हुई, किसी के बाइट करने से हुई और ये बाइट किस तरह से की गई, किस टाइम पे की गई, उसके जो भी मार्क्स होते हैं आइडेंटिफिकेशन उसके थ्रू की कर ली जाती है। और इसमें स्पेशली इस तरह के केस होते हैं जिन पर हमेशा विक्टिम पर अचानक से हमला कर दिया जाता है या फिर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है, तो फोरेंसिक ऑडेंटोलॉजिस्ट वहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं। देन द फोर्थ वन इज फोरेंसिक पैथोलॉजी। फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट बेसिकली मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं जो पोस्टमार्टम करते हैं या फिजिकल ऑटोप्सी करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, चाहे वो क्रिमिनल लॉ केस हो या सिविल लॉ केस हो। क्रिमिनल एंड सिविल लॉ दी बोथ आर द डिफरेंट लॉज, इस पर हम आगे बात करते हैं। तो पोस्टमार्टम या फिजिकल ऑटोप्सी के थ्रू वो डिटरमाइन करते हैं कि उस बॉडी की डेथ किस टाइम हुई और इसके डेथ की काज या वजह क्या थी। फिफ्थ वन है फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी स्टडी करते हैं ड्रग्स के इफेक्ट्स को कि उसने कौन सा केमिकल इंड्यूस किया
उसका उसकी बॉडी पर क्या रिएक्शन हुआ और उस जो भी केमिकल इंड्यूस किया उसके लॉ में क्या कॉन्टेक्स्ट हैं। इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स होंगी जो कि एक पर्सन की डेथ में एक अपना रोल प्ले करेंगी ड्रग्स, उसको फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। The question is what do forensic psychologists do? Forensic psychologists क्या करते हैं? तो ये बहुत सारी सेटिंग्स में काम करते हैं। सबसे पहले वो सेटिंग्स क्या है, प्रिजन में काम करते हैं एज अ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ज़्यादातर। इसके अलावा पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ये काम करते हैं। देन नंबर थर्ड, ये क्रिमिनल और सिविल लॉ में भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्रिमिनल लॉ मीन्स ऑफेंडर और विक्टिम से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको हैंडल कर रहे हैं, और सिविल लॉ में आ जाते हैं हमारे चाइल्ड कस्टडी के केस, फैमिली इश्यूज मीन्स सेपरेशन केस है, डाइवोर्स केस है, प्रॉपर्टी इश्यूज हैं, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं, सिविल लॉ में। तो इस तरह के इश्यूज को भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैंडल कर रहे हैं क्रिमिनल और सिविल लॉ सिस्टम में। इसके अलावा ये यूनिवर्सिटीज में भी फोरेंसिक साइकोलॉजी के सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। अब कौन कौन से रोल्स हैं जिसमें फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को बेसिकली इन्वॉल्व किया जाता है। सो लेट्स सी द रोल्स। ऑफेंडर्स की रिहैबिलिटेशन करते हैं, एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर कोर्ट में ये एक्ट करते हैं। ठीक है, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आर ब्रॉड देन द एक्सपर्ट बट स्टिल दे एक्ट एज अ विटनेस इन द कोर्ट। साइकोलॉजिस्ट जो भी गवाही देगा वो उसकी जस्ट ओपिनियन की हद तक है, जिसको बहुत सीरियसली लिया जाता है अदालत में, लेकिन वो सजा नहीं सुना सकता, फैसला फिर भी अदालत में ही करना होता है। दैट्स वाई हम इनको एक्सपर्ट विटनेस कहते हैं कि ये कोर्ट में एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर एक्ट करते हैं। नंबर 3, ये ऑफेंडर्स और विक्टिम्स को असेस करते हैं कि ऑफेंडर ने ऑफेंड क्यों किया और विक्टिम के साथ क्या हुआ और उसकी मेंटल कंडीशन किस तरह की है। अगर इनको इन्वॉल्व कर लेता है अटर्नी तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ये रोल भी प्ले करते हैं। देन दे वर्क टू प्रिवेंट क्राइम्स को प्रिवेंट करने में भी ये काफ़ी हद तक रोल करते हैं, किस तरह से, ऑफेंडर्स को रिहेबिलिएट करके। नंबर 5, ये रिसर्च करते हैं क्राइम और क्रिमिनल्स पर, ताकि ये उस सारी रिसर्च की जो भी प्रोडक्शन होगी उसको अप्लाई कर सकें अपनी प्रैक्टिस के अंदर। सो द प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज आल्सो अ रोल ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। प्रोडक्शन क्या है, रिसर्च करना, और रिसर्च के बाद जो उसकी आउटकम्स आएंगी उसको अप्लाई करना। नेक्स्ट, इसकी अगर हम दूसरी ड्यूटीज की बात करें तो जो भी ये थेरीज डेवलप होंगी उस थेरी को ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में यूज करेंगे। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो भी एसोसिएटेड हैं क्रिमिनल बिहेवियर के साथ, ये उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ऑफेंडर्स के बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे। इनकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी स्टाफ की या प्रिजनर्स की नीड्स हैं, अगर उसमें कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है तो वो उसको अपनी ओपिनियन दें कि इसमें ये वाली चेंजिंग होनी चाहिए, तो स्टाफ या प्रिजनर्स का बिहेवियर कुछ बेहतर हो सकता है। देन इनका ये भी काम है, जो स्टाफ है या प्रिजनर्स हैं उनके अंदर जो स्ट्रेस का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, रेगुलर क्राइम्स, ब्लड और मीन्स ब्लैक वर्ड देख देख के जो स्ट्रेस इनमें डेवलप हो जाता है उसको रिड्यूस करना भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन दे आल्सो प्रोवाइड अ हार्ड रिसर्च एविडेंस टू सपोर्ट द प्रैक्टिस। अपनी प्रैक्टिस को सपोर्ट करने के लिए इन्हें रिसर्च बेस्ड एविडेंस भी प्रोवाइड करनी होती हैं, जैसा कि हमने बात की प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज में। इसके बाद ये पुलिस के साथ भी काम करते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन प्रोसेस में, उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनके एडजस्टमेंट इश्यूज में भी ये अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ये तीन ऐसी फेजेस हैं जहाँ पे पुलिस को साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। So that is something other, and we will talk on that later, inshallah.
फोरेंसिक साइकोलॉजी का क्या स्कोप है या इसकी और कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं या रोल्स हैं वो भी देखते हैं। चाइल्ड कस्टडी डिसीजंस में ये कोर्ट की हेल्प करते हैं दैट इधर द चाइल्ड शुड लिव विद हिज और हर मदर और विद हिज और हर फादर और अदर फैमिली मेंबर्स और द थर्ड पार्टीज। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट आल्सो हेल्प फैमिलीज टू गेट बैक टुगेदर। जो फैमिली इश्यूज तो वो मतलब उन इश्यूज पे बात कर रहे होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है कि फैमिलीज को दोबारा से इकट्ठा करना और उनकी काउंसलिंग करना कि वो दोबारा से एक साथ रहें, सेपरेट ना हो, डाइवोर्स ना लें। ये सारी काउंसलिंग करना फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम है। देन चाइल्ड अब्यूज केसेस में ये बताते हैं कि अब्यूज का जो अब्यूज की नेचर है वो किस तरह की है, इमोशनल है, फिजिकल है या सेक्सुअल नेचर है। देन मैटर्स ऑफ कॉम्पिटेंसी टू स्टैंड ट्रायल। अब इनका काम है असेस करना पर्सन्स को कि उनकी मेंटल इलनेस, नॉट मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस इस हद तक है कि उससे अपने एक्शंस पर कंट्रोल नहीं है या वो इस काबिल है कि हम उस पर मुकदमा कर सकें या उसे गवाह के तौर पर बुला सकें। तो उस पर्सन की इस मेंटल इलनेस को असेस करना फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का काम है। देन ज्यूरी सिलेक्शन, कुछ कंट्रीज में ज्यूरी की सिलेक्शन में भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ली जाती है। देन एलिविएटिंग पुलिस बर्नआउट। पुलिस बर्नआउट में जैसे कि कॉन्टिन्यूस एक ही कंडीशन में रहना और एक ही तरह के क्राइम्स को देखना और हर तरफ ब्लड देखना, मीन्स बहुत हर तरफ एक डार्क साइड देखना दुनिया की, तो उससे पुलिस बर्नआउट हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं, उनका काम करने को दिल नहीं करता। तो उस कंडीशन में पुलिस की काउंसलिंग करना और उनको दोबारा से मोटिवेट करना काम के लिए, ये काम भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का है। देन एक्सपर्ट विटनेस, हमने ऑलरेडी बात की कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट विटनेस के तौर पर बुलाए जाते हैं कोर्ट में ताकि कोर्ट को डिसीजन लेने में हेल्प आउट हो सके। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट सजा सुनाता नहीं है, जस्ट अपनी ओपिनियन देता है, फैसला सुनाना फिर भी अदालत का काम है। देन एडवाइजिंग लेजिस्लेटर्स ऑन पब्लिक पॉलिसी। अब यहाँ पर ऐसे पॉलिसी मेकर जो इंटरेस्टेड होते हैं कि वो न्यू पॉलिसी बनाए ऑन क्राइम्स, क्रिमिनल प्रिवेंशन की पॉलिसी बनाए, पुलिस को किस तरह से ट्रेनिंग दी जाए, उनका सिलेबस डिटरमाइन करने में उनकी हेल्प ली जाती है। इसी तरह सिलेक्शन प्रोसेस में फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की हेल्प चाहिए होती है और न्यू लॉज बनाने के ड्राफ्टिंग किस तरह की जाए लॉज की, इन सारी चीज़ों में पॉलिसी मेकिंग में, इन सारी चीज़ों की पॉलिसी मेकिंग में भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। देन द लास्ट वन इज द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक ऑफेंडर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो क्रॉनिक ऑफेंडर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट की जाए। और द क्वेश्चन इज क्रॉनिक ऑफेंडर्स क्या होते हैं। क्रॉनिक ऑफेंडर्स एक ऐसी बीमारी है जो बार बार होती है, मतलब एक ऑफेंडर है, उसको सजा हुई, उसको छोड़ दिया और कुछ बाहर जाके वो कुछ टाइम के बाद दोबारा से क्राइम कंडक्ट करेगा और बार बार करेगा, उसको हम कहते हैं क्रॉनिक ऑफेंडर। अब बात ये आती है कि क्राइम क्या कोई ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज किया जा सके। तो डेफिनेटली बीमारी ही है। अगर एक पर्सन एक ही तरह के क्राइम बार बार करेगा तो दैट्स इलनेस, तो इसको ट्रीट करना चाहिए। जस्ट सजा देना ही काफी नहीं होता। अब दो तरह के ओफेंडर्स होते हैं क्रॉनिक ओफेंडर। एक होता है जो एक ही तरह के जो बार बार करता है और दूसरा होता है जो मुख्तलिफ किस्म के क्राइम कंडक्ट करते हैं। जो मुख्तलिफ किस्म के क्राइम कंडक्ट करते हैं उसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी थ्योरीज के साथ कि पर्सनालिटी थ्योरीज और क्राइम किस तरह से आपस में रिलेट करते हैं। तो बात करते हैं हम ऐसा शख्स जो एक ही तरह के क्राइम करता है। तो द क्रिमिनल बिहेवियर शुड बी ट्रीटेड। जस्ट सजा देना काफी नहीं होता। अब एक पर्सन जिसको हमने छोड़ दिया है और हमें पता है कि वो ये जुर्म दोबारा भी करेगा, लेकिन फिर भी पुलिस उस बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकती जस्ट इस बेस पर के एक साइकोलॉजिस्ट की इंटेंशन कहती हैं या उनकी ओपिनियन है
कि ये बंदा दोबारा से क्राइम कंडक्ट करेगा या इनकी इंटेंशन ऐसी हैं कि ये क्राइम कंडक्ट करेगा। तो अब साइकोलॉजिस्ट की इस तरह की ओपिनियन पर उस बंदे को अरेस्ट तो नहीं किया जा सकता क्योंकि एविडेंस तो प्रोवाइड करना होता है। तो इस पर एक बड़े मजे की बात है, ब्रिटेन में एक ऐसा लॉ दिया गया कि हमें साइकोलॉजिस्ट को हायर करना चाहिए कि वो असेस करें और लोगों को और हमें ये बता दें कि ये बंदा नेक्स्ट जो है वो जुर्म करने वाला है ताकि हम उसको अरेस्ट कर लें। अब इस बात पर ह्यूमन राइट्स ने तो शोर मचा दिया और साइकोलॉजिस्ट ने खुद कहा कि क्या ये कोई जोक है, मीन्स ये क्या मुझे का केस बात है, हम इस तरह से नहीं कर सकते और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लीगली ठीक नहीं है, हम इस तरह से नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि सजा देना काफी नहीं है, उसको अरेस्ट कर लेना काफी नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट करें ताकि उन बिहेवियर्स को कंट्रोल किया जा सके। तो इन सारे रूल्स से हमें पता लगा, जो ऊपर हमने सारे रूल्स पढ़े या उनके बेस्ट पढ़े फोरेंसिक साइकोलॉजी के, उससे पता लगता है कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एक बहुत ही एक्साइटिंग एरिया है, एक बहुत ही एक्साइटिंग फील्ड है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं उन इश्यूज को लेके जो अराइज होते हैं एट द इंटरसेक्शन बिटवीन साइकोलॉजी एंड लॉ। साइकोलॉजी एंड लॉ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। साइकोलॉजी और लॉ क्या है, साइकोलॉजी में कानून है या कानून में साइकोलॉजी है, दैट इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक, वी विल डिस्कस इट अबाउट दैट लेटर। तो ऊपर सारी जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई उससे हमें ये पता लगता है कि फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के 3 तरह के रोल हैं। पहला है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एज क्लिनिशियन। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एक क्लिनिशियन के तौर पर भी वर्क कर रहा है। ये सारी नीचे जितनी भी इनकी डिस्क्रिप्शन दी है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो यू मे रीड दैट। द सेकेंड इज द फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एज रिसर्चर। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट रिसर्चर के तौर पर भी काम करते हैं, मीन्स वो रिसर्चेस करते हैं, रिस्क असेसमेंट स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उसके जितने भी ज्यूरी डिसीजन मेकिंग के फैक्टर्स हैं उसको डिटरमाइन करते हैं एंड एटसेट्रा। देन फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एज अ लीगल स्कॉलर भी वर्क करते हैं, मतलब मेंटल हेल्थ के लॉज को डेवलप करना कि इस बंदे को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये पर्सन इस क्राइम के अंदर फिट होता है या नहीं होता, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट एज अ लीगल स्कॉलर भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइकोलॉजी एंड लॉ की। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट किस तरह से बनते हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बनने के क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं और इनका क्वालिफिकेशन रूट क्या होता है फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का। सो माय डियर गाइस, आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब आई थिंक आप लोगों ने कर ही दिया होगा। Soon we'll catch you again in the next video. Till then, bye.